हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के पार्ट 17। अगर आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेली टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो होगा आपको इस तरह से मिलेगा कि बताइए इसमें कितनी आकृति है, त्रिभुज है या कितनी रेखाएं हैं, दर्पण प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब होता है, और ये अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम होता है जो कि 8 को इतना लिखा हुआ है, 11 को इतना लिखा हुआ है, तो 6 को किस प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं डेली आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, रेखा AB के संबंध में उपरोक्त चित्र की दर्पण की छवि कौन सी होगी। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में दो कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूँ। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक क्या होता है, एक होता है दर्पण, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। मैंने इसमें क्या बताया, दर्पण प्रतिबिंब कि जो राइट होता है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट। कहने का मतलब अगर एरो इस तरह का होगा तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाता है, यानी राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ गए होंगे। और एक मैंने जल प्रतिबिंब मैंने बताया था। जल प्रतिबिंब मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं और नीचे वाले ऊपर, यानी अगर इसका मुंह ऊपर है, अगर इसका जल प्रतिबिंब बनाना होगा तो ये नीचे में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी आपको राइट और लेफ्ट हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये एरो ऐसे नीचे में है तो ये नीचे में ही रहेगा, लेकिन ये एरो इधर चला आएगा, ठीक है। और ये जो पेंसिल इस तरह का दिया हुआ ये पेंसिल, तो ये आपका पेंसिल दोनों इस तरह से होना चाहिए। तो पहले आप ये पेंसिल देखिए, ये पेंसिल का मुंह जस्ट करता से ये गलती हो जाएगा। उसके बाद ये जो एरो नीचे इधर है तो ये इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कलर किया हुआ नहीं है, इसमें ये कलर किया हुआ है ज़्यादा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आप तो समझ गए होंगे। तो पहले आपको ये पेंसिल जो इस प्रकार से दिया हुआ ये आपको पेंसिल देखना है। तो इसका पेंसिल जो है वो ऐसे हो जाएगा। तो पेंसिल ऐसे जो जो होगा, यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। ये तो नहीं होगा। अब ये एरो इधर है, इसका मतलब कि एरो इधर आ जाएगा। तो एक एरो मेरा यहाँ पर है, यानी ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब ये देखिए, ये जो त्रिभुज की तरह इधर निकला हुआ ये, तो ये हमारा राइट की तरफ है, तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी लेफ्ट है, इसमें भी लेफ्ट है, सही है। उसके बाद नीचे ये हमारा बाएं साइड की ओर है, तो ये चल जाएगा दाएं साइड में। तो ये बाएं साइड के बाएं साइड है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। ये मेरा दर्पण प्रतिबिंब है। अब मैं आप लोगों को जल प्रतिबिंब के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि नीचे दिए गए 4 चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की पानी में सही छवि का चयन करना। पानी में यानी जल प्रतिबिंब। तो मैंने क्या बताया है कि अगर एरो ऊपर की ओर होगा तो जल प्रतिबिंब में ये नीचे हो जाएगा। तो अब आपको क्या देखना है कि ये ऊपर कलर किया हुआ, इसका मतलब कि नीचे हमारा आंसर कलर होना चाहिए। तो ये नीचे नहीं है, इसका मतलब ये बॉक्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये नीचे कलर किया हुआ, ये नीचे कलर किया हुआ, इसका मतलब ये सही है। अब ये दोनों नीचे है, यानी अब यहाँ पर कलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी दोनों है, ये भी बात सही है। अब आपको देखना है, तो ये ऑप्शन नंबर, ये बॉक्स नंबर बी और बॉक्स नंबर डी दोनों को दोनों क्या है, सेम लग रहा है ना, बस थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान दे के बनाना है आपको बॉक्स नंबर बी और बॉक्स नंबर डी में से कोई आपको चुनना है। तो चुनने के लिए आपको बढ़िया से देखना होगा। तो ये वाले ऊपर किया हुआ, तो ये हमारा एरो इधर की ओर है, तो ये इधर की ओर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है।
बॉक्स नंबर डी, तो बॉक्स नंबर डी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो मैं तो हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि न्यूनतम रेखाओं की संख्या जब भी आपसे पूछेगा तो पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करना है, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन चेक करना है, एक होता है तिरछी लाइन, यही आपको 3 लाइन चेक करना हमेशा। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं, तो 1 2 3, ये 3 हो गया, कितने हो गए 3, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो ये आपको 3 हो गया। अब आपको ये चेक करना हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5, आपके पास कितने हो जाएंगे 5, ठीक है, तो ये आपको 5 हो गया। अब आपको तिरछी रेखा गिनना है, 1 2 हो गया, 2 3 4 5 6, इसमें कितना हो गया 6, 6 5 11, 11 3 14, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पिछले प्रश्न की तरह है, इसमें आपको न्यूनतम रेखा गिनना है। तो आप वीडियो को पहले पॉज करिए, खुद से आप इसको चेक करिए, अगर आपका आंसर सही आता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी आपको पहले ये लाइन चेक करना होता है, फिर ये लाइन चेक करना होता है और ये लाइन। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लाइन हो गया। अब आपको ये सीधी लाइन चेक करना है, तो ये हमें इसमें सीधी लाइन एक भी नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ से गिनेंगे 6 7 8 9 10, ये आपको 10 हो गया, तो टोटल 10 और 5 15, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को, तो जब समय 21 बजता है तो घंटे की सुई कौन सा अक्षर पर होगा। तो ये आपको पहले एक सर्किल बना लेते हैं ताकि घड़ी, अब ये तो पता होगा कि आपको ये 12 होता है, 12 के बाद ये 13 14, यानी 1 2, ये 3 हो जाएगा, 2 हमारा यहाँ होगा, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8 और ये 9 10 11। तो ये 1 को m लिखा, यानी ये m हो जाएगा, N O P Q R S T U V W X, 12x हो गया। तो पूछ रहा 21, ये रेलवे टाइम 21 बज रहा है, तो 21 करने का मतलब 12 में 8 जोड़ेंगे, तो 12 8 20 1 21, यानी 9 बजने वाला है। 9 बजने वाला में आपको यहाँ पर ये U आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था, सुबह 6 बजे इसको सेट किया गया था, 1 मिनट में 5 सेकेंड अधिक चलती है। 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट में ये 5 सेकेंड अधिक चलता है, ठीक है, यानी हर एक मिनट में वो 5 सेकेंड अधिक बढ़ जाता है। तो दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा। अगर दोपहर के 2 बज रहा है तो घड़ी में कितना दिखाई देगा। तो हम कितने बजे घड़ी को सेट किए थे, 6 बजे सेट किए थे, और दोपहर के 2 बजे पूछ रहा है, तो सुबह में 6 से काउंटिंग करिए, 7 8 9 10 11 12 1 2, कितना घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया।
कितने हो गया 8 घंटा। तो 8 घंटा हो गया और 1 घंटा में होता है 60 मिनट, यानी 8 छक्का 48 मिनट हो गया। कितना 48 मिनट, यानी 480 मिनट। और 1 मिनट में बढ़ता है 5 सेकेंड, तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये 5 सेकेंड हो गया। तो अगर इसको हम मिनट में अगर बदलना चाहें तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 6 से काटेंगे तो ये 8 बार में 8 5 40 हो गया, यानी 40 मिनट इसमें बढ़ जाएगा। तो 2:40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूं कि जब भी आपको घड़ी वाले प्रश्न आ जाए और आपको एंगल निकालने के लिए आ जाए तो आपको एक रामबाण फार्मूला है 30h - 11/2m। h जो होता है ये घंटा और m जो होता है ये मिनट वाला सुई हो जाएगा। तो 30h का मतलब हो जाएगा कि 30 × 4 करेंगे यहाँ पर, -11 × 52 /2 करेंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 26। अगर हम 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 आ जा रहा है, और माइनस आपको 11 × 26 था, क्योंकि 26 दूनी 52 होता है। इसको 120 गुना करेंगे तो 286 आ जाएगा, और 286 में से 120 घटा देंगे, जो बड़ा होता है उसी में से घटाते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 166 डिग्री इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग एंगल का जो मैं फार्मूला लिखाया हूँ, आप उस फार्मूले को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि घड़ी वाले प्रश्न में जब भी आपसे एंगल पूछेगा तो आपको वही एंगल वाले फार्मूला का यूज करना है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी की सुइयों द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा। ठीक है, कितना अधिक कोण बनेगा, तो वही 30 × 2 - 11 × 30 /2, 30 दूनी 60। अगर ये 2 से काटेंगे तो 15, 11 में 15 से गुना करेंगे तो 165, इसमें से अगर 60 घटा देंगे तो 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 105। तो 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ दो कॉन्सेप्ट। तो साल जो होता है, एक होता है लीप ईयर होता है, एक क्या होता है लीप ईयर, एक लीप ईयर होता है और एक नॉन लीप ईयर होता है, नॉन लीप ईयर होता है। बस यही 2 वर्ष होता है। तो लीप ईयर करने का मतलब कोई भी वर्ष में अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं तो अगर आपका शेषफल 0 बचता है तो आपका जो नेक्स्ट कैलेंडर यानी नेक्स्ट वर्ष जो होगा वो 28 वर्ष बाद जो है वो सेम हो जाएगा। कितने वर्ष बाद 28 वर्ष बाद। किसी भी वर्ष में अगर आप 4 से डिवाइड देते हैं, अगर आपका शेषफल 0 बचता है तो जो अगला साल बनेगा वो 28 साल के बाद होगा। यानी लीप ईयर जब भी वर्ष है तो वो 28 साल के बाद जो रिपीट कर जाएगा। अगर नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो ये 6 वर्ष बाद जो है कैलेंडर सेम होगा। अगर 6 वर्ष बाद ऑप्शन में नहीं है तो वो आपको 11 वर्ष बाद होगा। ये 2 कंडीशन रहता है, या तो 6 वर्ष के बाद सेम होगा, 6 वर्ष के बाद कब सेम होगा, जब आपके बीच में एक लीप ईयर होगा। कितना, एक लीप ईयर होगा। अगर एक से ज़्यादा लीप ईयर हो जाता है, एक से ज़्यादा लीप ईयर जाता है तो आपको 11 वर्ष जोड़ देना। यानी सिंपल सा बात है कि लीप ईयर में अगर 4 से भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 तो 28 वर्ष बाद सेम रिपीट हो जाएगा। लेकिन साधारण वर्ष यानी नॉन लीप ईयर, इसमें 2 कंडीशन, या तो 6 वर्ष के बाद सेम होगा या तो 11 वर्ष के बाद सेम होगा। तो उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे।
तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साल 2018 का कैलेंडर, तो 2018 है, तो सिंपल सा बात है 2018 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 18 4 से नहीं कटेगा, यानी ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर जो नहीं होता है तो वो आपको या तो 6 वर्ष बाद सेम होगा या तो 11 वर्ष बाद होगा। तो ये 18 6 24, तो ये इससे ज़्यादा नहीं दिया, यानी कम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 2018 में से 6 कम करेंगे या तो 2018 में से हम 11 माइनस करेंगे, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो 18 में से 6 जाएगा तो 2012 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और 2018 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो ये 2007 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ लिए होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कॉन्सेप्ट कि कौन सा कैलेंडर कौन सा वर्ष समान हो जाएगा। तो जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर हो जाएगा तो उसमें 28 वर्ष बाद सेम होता है। अगर 28 वर्ष नहीं है तो फिर 56 वर्ष हो जाएगा, मतलब ठीक है 28 वर्ष बढ़ते चल जाता है। एक होता है नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में आपको 2 कंडीशन, या तो 6 वर्ष होगा या तो 11 वर्ष होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोट में यह लिखा हुआ है, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो तो हमें दिए प्रश्न के वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देते हैं। यदि इन 6 वर्षों में एक अधिवर्ष प्राप्त होता है तो कैलेंडर उसी वर्ष के समान होगा। यदि एक से अधिक लीप वर्ष होगा तो हम 11 वर्ष जोड़ते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसको अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो ये कट जाए, इसका मतलब कि ये हमारा लीप ईयर है। 2020 में जब लीप ईयर होता है तो वो 28 वर्ष बाद होता है। तो 28 वर्ष जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 0। तो ऑप्शन में 2048 नहीं दिया हुआ, तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे 2048 में हम फिर से हम 28 वर्ष जोड़ेंगे। तो 8 8 16 4 2 6 1 7 2076 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा वर्ष का कैलेंडर सेम होगा। लीप ईयर रहेगा तो उसमें 28 वर्ष जोड़ेंगे, नॉन लीप ईयर रहेगा तो उसमें 6 वर्ष या 11 वर्ष, 2 कंडीशन होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 7 प्रबंधक JKLMNO और P केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठा हुआ है, ठीक है। 7 आदमी हैं जो सर्किल में मुंह केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 केंद्र की ओर मुंह करके सारे के सारे क्या है बैठे हुए हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। ऐसे में जाएंगे तो ये आपको लेफ्ट हो जाएगा, अगर ऐसे में जाते हैं तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे कि हमको सही बैठ जाए। तो इसमें एक ऐसा पॉइंट दिया रहता है जो 100% फिक्स होता है कि ये आदमी इसके बगल में बैठेगा, तो हम वहीं से उठाते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है J P और M के बीच में है, ठीक है। J P और M के बीच में है। L जो M के दाईं और दूसरे स्थान पर है। K और O के बीच में, K N का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि L जो M के दाईं ओर, मतलब कहीं भी M को अगर हम रख देते हैं, अगर मान के चलो कि हम M को यहाँ रख दें तो L क्या है, L जो M के दाईं और दूसरे स्थान पर है, M के दाईं ओर। तो ये पहला ये दूसरा, यानी L यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बोला कि L जो M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है वो K और O के बीच में है, यानी K यहाँ हो जाएगा और O हमारा यहाँ हो जाएगा। चाहे तो O फिर यहाँ हो जाएगा और K इधर हो जाएगा। उसके बाद K N का पड़ोसी नहीं है, K जो है वो N का पड़ोसी नहीं है। इससे पहले के प्रश्न में था कि J P और M के बीच में है, J जो है P और M। तो यहाँ मेरा J हो जाता है और यहाँ मेरा P हो जाता है।
अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन हमारा यहाँ हो जाएगा और यहाँ ओ हो जाएगा और यहाँ पर के हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये हमारा ओ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। एम पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पी के ये दाएं हैं तो पहला गलत है। दूसरा पी जे और एम के बीच में बैठा हुआ, ये भी नहीं है क्योंकि पी यहाँ पर है और जे और एम इधर है, दूसरा भी गलत है। जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है, जे जो है वो एम के बाईं ओर है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तर्क और पूर्व धारणा, जो कि रीजनिंग में बहुत बार क्वेश्चन ये रेलवे वाले पूछे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ इजी और ट्रिक बता देता हूँ। इसमें तो कोई ट्रिक होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। और वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। तो ये जो तर्क दिया रहता है, ये जो क्वेश्चन में तर्क दिया रहता है, एक दिया रहता है पूर्व धारणा। तो तर्क और पूर्व धारणा जो होता है वो ये एक दूसरे के रिलेशन होते हैं। मतलब जो तर्क दिया रहेगा उसी से हमको पूर्व अवधारणा सोचना है, हमको बाहरी चीज से मतलब नहीं है कि बाहर क्या होता है। इसमें जो तर्क दिया है हम उसी के हिसाब से पूर्व अवधारणा को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो बोला है अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि जो हम लोग रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं उसके बदले अगर हम जैविक उर्वरक का यूज करेंगे तो ज़्यादा उपज होगा। तो ये हमारा तर्क हो गया। अब बोल रहा है पूर्व धारणा 1, रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। ये तो बात सही है कि हानिकारक होता है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन कहने का मतलब तर्क में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक। इसका मतलब ये तो सीधा का सीधा गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला है रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करता है। ये साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि रासायनिक उर्वरक की बजाय अगर आप जैविक उर्वरक का यूज करेंगे तो आपका ज़्यादा उपज होगा, यानी अवधारणा 2 सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तर्क और अवधारणा ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में बना रहता है, ठीक है, बाहर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, तर्क कथन में क्या दिया हुआ, एक्स ने वाई से कहा मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोधन करना चाहता हूँ। मतलब कि जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं वो वायु के धुएं से जो भी उसके पर शोधन करना चाहता है। तो पूर्व धारणा क्या बोला, 5 साल से कम, ये क्या बोला कि 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। तो बात सही है क्योंकि इसमें बोला है इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता, ये भी बात सही है तभी तो कर रहा है। तो दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कथन इसमें दिया हुआ और आपको निष्कर्ष निकालना है। तो इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। और मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि वेन डायग्राम में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं और मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें होता है कॉन्सेप्ट सभी। पहला क्या है, सभी। तो सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े से सर्किल के अंदर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा सभी का, ठीक है, क्या हो गया, सभी का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया सभी का। अब आपको पढ़ना है कुछ कैसा होता है। तो कुछ में क्या होता है कि 2 सर्किल होंगे जो एक दोनों दूसरे सर्किल को काट देंगे। तो ये कुछ के लिए हो गया। अब आपको पढ़ना है कोई नहीं। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, कोई नहीं। तो कोई नहीं में क्या होता है कि 2 सर्किल होगा,
जो कि दोनों सर्किल एक दूसरे से अलग होगा। तो उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी कार, जितना भी कार है ना वो क्या है, जीप है। तो जीप बड़ा आ गया। आगे बोल रहा है कि सभी जीप, जितना भी जीप है वो 4 पहिया है, ये 4 पहिया हो गया। तो निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं। ये कभी नहीं हो सकता, बड़े वाला सर्किल छोटा में तो अट नहीं सकता, इसका मतलब पहला गलत है। कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया, हाँ कुछ हो सकता है क्योंकि बड़ा वाला पार्ट थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सभी आरेख आकृति है, आकृति है, सभी आकृति त्रिआयामी है। तो निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी त्रिआयामी आरेख हैं। तो ये सभी त्रिआयामी आरेख नहीं हो सकता क्योंकि त्रिआयामी बड़ा है और आरेख छोटा है, तो ये गलत हो गया। सभी आकृतियां आरेख हैं, सभी आकृतियां आरेख, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आकृति बड़ा है आरेख छोटा है, तो ये भी गलत है। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, मतलब कि दोनों के दोनों निष्कर्ष नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो बी के बगल में ए बैठा, डी के बगल में सी बैठा, ई के साथ डी नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं किनारे पर है, सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बी और ई के दाएं ए है, ए और सी एक साथ बैठे हैं। तो ए किस स्थान पर बैठा हुआ, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए जो होमवर्क है इसे आप जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तो मैंने वेन डायग्राम बता चुका है। ये है इटालियन और ये है स्पेनिश। तो ए और बी दोनों के दोनों भाषा है लेकिन अलग अलग है, इसलिए ए अलग होगा बी अलग होगा, लेकिन दोनों क्या है भाषा, यानी सी वाला होगा। तो सी के अंदर ए बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। शेर, बाघ, पशु। तो कहने का मतलब शेर अलग है, बाघ अलग है, लेकिन दोनों को दोनों क्या है, पशु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये ब्लड रिलेशन वाले हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, एफ एस और डी का पिता है। एफ जो है वो पिता है किसका किसका, एस और डी का पिता है। डी की बुआ की बेटी ई है। अब इसकी डी का बुआ कौन होगा, तो बुआ होता है कहने का मतलब हमारे पिताजी का बहन। तो हमारे पिताजी का एक बहन है, तो डी की बुआ की बेटी ई है, तो इसकी बेटी ई है। एफ का ई से क्या संबंध है, एफ का जिसमें का लग गया उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये दोनों तो यहाँ पर ये भाई बहन है, इसका मतलब एफ मामा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यदि ची माइनस और गुना तथा संख्याओं 4 और 3 को परस्पर बदल दें। कहने का मतलब है 2 है प्लस 9 है भागा है और 3 है, तो क्या बोल रहा है भागा 4 है ना, तो भागा 4, तो 4 और 3 में बदल देना है। तो 4 को 3 कर देते हैं, और माइनस है तो गुना कर देते हैं, और 3 को 4 कर देते हैं, और गुना है तो -1। अब इसको भाग देंगे तो 3 में 4 से गुना करेंगे 12, 12 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन खुद से बनाए हैं आप लोग उसका कमेंट करिए कि आप लोगों ने 20 में से कितने नंबर आप लोग लाए हैं। आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन बताया है, तो आप लोग 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आप हमें उसका स्कोर बताइए कमेंट करके, ठीक है।